वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसएल यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। लेक्चर नंबर आपका 45। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रोटेशनल मोशन पार्ट थर्ड। और रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस कर दिया है तो आप टाइप कर सकते हैं सिलेक्शन बेच 2020 रोटेशनल मोशन पार्ट 1 बाय आरएसएल। वो क्लास भी आपको मिल जाएगी। जो भी क्लास आपने मिस किया है, सिलेक्शन बेच लगाओ, टॉपिक डालो, बाय आरएसएल डालो, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। यानी आज की क्लास में हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन पार्ट थर्ड में बहुत धमाकेदार टॉपिक को कवर करेंगे। हम यहाँ पर आज थ्योरम देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, जिसके रिगार्डिंग बहुत ही गजब के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हाउ डू दोस्त रिप्लाई ऑन लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में एक बार जय जरूर से लिखें और उसके बाद में नैनो सेकंड में स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे क्लास में, जो बच्चे इस चीज को एग्री करते हैं, दिल से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम जो भी ग्रुप आपका, उस पे क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद में बैक टू बैक फायर करते हैं। रोटेशनल मोशन पार्ट थर्ड आपका आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कवर किया। आज हम तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं और तीसरा जो पार्ट है रोटेशनल मोशन का, उसमें हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र पहला हमारा टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट का जो सवाल बनेगा वो मैं आपको इस क्लास में क्लियर करने वाला हूं सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, और प्रैक्टिस भी क्लास के दौरान होने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। परसेंट लग चुकी है 146 स्टूडेंट की। जय हिंद बेटा, जय हिंद। जिन्होंने भी क्लास में लिखा है जय हिंद, जय हिंद, गजब। ओके, यस। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र क्या है भाई? एक ऐसा पॉइंट जो सब्सटेंस आपके पास है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसका टोटल मास उस पॉइंट पे हम सेंटर मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे सिस्टम का मास एक बिंदु पे केंद्रित हो, और जिस बिंदु पे उसको केंद्रित किया गया है उसके मास को या माना जा रहा है, ये उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास हम पता कैसे करेंगे, उससे पहले एक लाइन यहां पे लिखी हुई है, वो मैं पढ़ता हूं। उसके बाद में इस विजुअल इफेक्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैंने यहां पे कुछ नोट किया है सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग, जो आपके नोट्स में डालना है, और वो क्या है एक बार पढ़ देते हैं। किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सिस्टम, किसी निकाय का वह बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम का टोटल मास केंद्रित हो, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया हो, माना गया है वहां पे, ठीक है। टोटल मास इकट्ठा हो जाता है, जिस बिंदु पे केंद्रित हो जाता है, और इस पर सभी बाह्य आरोपित बल माने जाते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझिए आप एक बार, प्रैक्टिकली अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास एक बिंदु पे कैसे केंद्रित माना जा सकता है। जरा मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली एक बात बताता हूं। मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे एक पाइप है। इस पाइप को, ये जो आपको पाइप दिया जा रहा है, इस पाइप को यहां से अगर अपन इसको बैलेंस करना चाहें, पकड़ के अपन इसको यहां से भी बैलेंस कर सकते हैं, यहां से भी बैलेंस कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहां से कर रहे हैं, इधर झुकने के लिए जा रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसको एक ऐसे पॉइंट पे इसको बिल्कुल फ्री किया जाए जहां पे खुद बैलेंस में रहे, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे खुद बैलेंस में रहे, आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और जहां पे खुद बैलेंस में हो जाए वह इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, वह इसका सेंटर ऑफ मास है, वह इसका द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है। तो वो आपको जज करना होगा, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस तरीके से अब ये इस टोटल सब्सटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, उसका मास इस पॉइंट पे जहां से मैं इसको पकड़ के रख रहा हूं उस मास पे केंद्रित है, तो इसको इसका सेंटर ऑफ मास बोला जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहा जा सकता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। देखिए जरा आप एक बार ध्यान से इसको, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एक बार नोट करिए एक पॉइंट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो देखिए।
यहां से जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो यहां पे इसका मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास था और वो सेंटर ऑफ मास सीधा इस तरीके से यहां पे मोशन करता हुआ पहुंच गया। इसका सेंटर ऑफ मास सीधा उसी पॉइंट पे और सीधा आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर अपन सेंटर ऑफ मास को डेफिनेशन के बाद में डिफाइन करने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट को बहुत सारे पार्टिकल से मिलके अगर बना हुआ माने तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, उसकी पोजीशन, उसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें। मान लिया ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है और यहां पे एक पार्टिकल है m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, यहाँ पे एक मास है m2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, यहाँ पे एक मास है m3 जिसका पोजीशन वेक्टर है r3 और इस पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का एक सेंटर ऑफ मास हमने लिया है यहाँ पे और उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। उस पॉइंट के लिए जो सेंटर ऑफ मास हम निकालने जा रहे हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, वो पोजीशन वेक्टर आपके सामने है। ये जो डायग्राम में आपने सेंटर ऑफ मास देखा है, आपको अगर इसका पोजीशन वेक्टर पूछे कोई तो वो इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा इसको समझिए। ये m1 जो पार्टिकल का जो मास है, इसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 r1, ये आपका हो गया m2 r2, ये हो गया m3 r3। इसी तरीके से यहाँ पे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर कहां तक लेके जाएंगे इसको, n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है mn rn वेक्टर अपॉन में टोटल मास m1 m2 m3 प्लस लास्ट में mn। ये आपका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आ गया जो सेंटर ऑफ मास के लिए दिया गया है। ये आपका सेंटर ऑफ मास और ये उसका पोजीशन वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम में आएगा। आपको अलग अलग पार्टिकल के मास दिए जाएंगे, आपको उनका पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर से आपसे न्यूमेरिकल करवा लेगा। तो याद रखें m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ये आपका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। क्या मेरे हिसाब से सारे सोल्जर जिन्होंने ये फॉर्मूला याद कर लिया है एक बार कमेंट में रिप्लाई करेंगे। जैन बेटा नमस्ते जैन, एक बार ये फॉर्मूला जिन्होंने याद कर लिया मेरे साथ साथ वो बताइए। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, फिर बता रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले होंगे, उसकी थ्योरम होगी पैरेलल एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली भैया, ध्यान दीजिएगा। नीचे एक पॉइंट मैंने लिखा है, जरा उसको समझ लो, आप पढ़ लो। वो इसी से रिलेटेड है, क्या कि किसी n कणों के निकाय, n पार्टिकल से मिला के बनाया गया एक सिस्टम, n कणों का निकाय का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र समस्त कणों के टोटल पार्टिकल के स्थिति सदिशों का भारित माध्य है। पोजीशन वेक्टर का भारित माध्य यहां पर निकाला गया है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। यानी यहां पे ये सारा का सारा लॉजिक निकल के आ रहा है इस फॉर्मूले पे, और ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। यस सर, शाबाश, बिल्कुल बेटा पूरा कराऊंगा, टेंशन ना लो आप, बिल्कुल हो जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। यस शाबाश, जय हिंद, नमस्ते सर, नमस्ते। देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, और ये दूसरा पॉइंट क्यों लेके आ रहा हूं, मैंने एन के लिए आपको करा दिया बेटा, एन के लिए करवा दिया। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं आपको दूसरे पॉइंट में ओनली फॉर ओनली 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकलों को मिला के बनाया गया एक सिस्टम, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर। बड़ा सिंपल है, पहला पार्टिकल का मास m1 पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे पार्टिकल का मास m2 और उसका पोजीशन वेक्टर r2। तो अगर इसका आपको पोजीशन वेक्टर निकलवाए सेंटर ऑफ मास का, तो बेटा देखिए क्या लिखा मैंने, r वेक्टर बराबर सेम फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। सर आपने इसको अलग से क्यों बताया, क्योंकि बेटा इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है, आपको आगे पूछा जा सकता है। 2 पार्टिकल के लिए, 3 के लिए भी आ सकता है, लेकिन 2 वाला मैंने लिखवा दिया तो 3 वाला आप इसी से समझ सकते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको नीचे लिखी है, ये आपका नीचे इंग्लिश वाली लैंग्वेज में है। यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 पार्टिकल है, एक पहला पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल, ये जो 2 पार्टिकल है इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एक पार्टिकल यहां पे m1, एक पार्टिकल यहां पे m2। तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर आपका यही होगा, मिलाने वाली रेखा।
तो इनके कहीं ना कहीं मिलाने वाली रेखा के बीच में आएगा। ये लाइन मैंने यहां पे लिखी है क्या कि सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र है दोनों कणों को मिलाने वाली जो रेखा है जो लाइन है उस पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आपका पार्टिकल मास m1 है m2 है बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, बीच में चाहे बिल्कुल सेंटर पे हो, वो डिपेंड करेगा उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी बात करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यहां पे मैं क्या बता रहा था आपको कि ये आपका दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश आपको यहां पर दिया गया है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं आगे चलना चाहूंगा। यस, आगे चले बेटा, चलो देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक बच्चा इसको समझने की कोशिश करिए। क्या थर्ड पॉइंट आपका देखिए, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे अपने यहां पे बात करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका आगे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेगा और उन प्रत्येक पॉइंट से एक सवाल राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट या डायरेक्ट किसी एक पॉइंट से एक सवाल बनाया जा सकता है, जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और एक एक पॉइंट को दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े से अच्छे से उसको स्केल कर लेना है, तैयार कर लेना है। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है और उसको नोट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। क्या द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्थिति चुने गए निर्देशांक निकाय पर निर्भर नहीं करता है। जो कोऑर्डिनेट आपने चूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो जो आपने कोऑर्डिनेट जो आपने चूज किया है सॉल्व करने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट ये इंडिपेंडेंट है। आपने जो कोऑर्डिनेट आपने सिस्टम चूज किया है उससे इंडिपेंडेंट है, ये बात याद रखिएगा। कौन? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो आपके चूज किए गए कोऑर्डिनेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। यस सर, क्लियर है बेटा? आगे चले। यस, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत अहम है। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसके लास्ट में, इसी पॉइंट के लास्ट में, याद रखिएगा। पहले इसको क्लियर कर लो, क्या पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नंबर 1 आकृति, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सिस्टम सेट और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी द्रव्यमान वितरण पे निर्भर करता है। सेट, साइज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन ऑन द शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है उस पर डिपेंड करता है। मास का वितरण कैसा है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करती है। उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वो ज्यामिति के रूप में है या नहीं, या कहीं पे मास ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, ऐसे या बिल्कुल सिमेट्रिक है, सममित है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पर डिपेंड करेगा। नोट कर लो इसको बहुत अच्छे से। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास के वितरण पर डिपेंड करता है। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपका पॉइंट नंबर 2। क्लियर है बेटा? आगे चलता हूं मैं अगले पॉइंट पे, जिसके बारे में अपने यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल आपका, जिस पे अपने यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सर इसको कैसे क्लियर करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं। इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं जरा समझिए। एक वर्ताकार चकती, एक आपका डिस्क है जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। एक डिस्क है जिसका सेंटर ऑफ मास, जिसका द्रव्यमान केंद्र है, उसके पदार्थ के भीतर स्थित होता है, जबकि एक वर्ताकार वलय का सेंटर ऑफ मास उसके द्रव्यमान केंद्र के पदार्थ के बाहर स्थित होता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और वापस बैक लेके आऊंगा, थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और बैक लेके आऊंगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम यहां से, ओके, यहां से यहां पे। देखिए बेटा, आपको मैं एग्जांपल यहां पे क्यों लेके आया हूं, वो पॉइंट क्लियर करने के लिए। बेटा ये मान लीजिए ये आपका डिस्क है, चकती है। इस चकती का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पे,
बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर में इसका पदार्थ भी है, यानी पदार्थ के ऊपर आ गया कहीं ना कहीं बीच में, नंबर 1। दूसरा, ये आपका है, आपका रिंग वलय, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, बिल्कुल बीच में। क्या बीच में इस रिंग का कोई वलय, कोई पदार्थ है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, मैं एक रिंग बना ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं यहां पे एक रिंग बना लेता हूं आपका, और उस रिंग की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ रहा है, जरा समझिएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक रिंग है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पर है, बीच में। रिंग का पदार्थ जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर है, बट इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे बिल्कुल बीच में आ रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो बताओ क्या ये इस पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो कंडीशन इसमें है, ये इसका सेंटर ऑफ मास पदार्थ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। कहां पे कर रहा है? देखिए यहां पे पदार्थ नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ मास है, यानी पदार्थ से आउट भी है, ठीक है, ये पदार्थ के बीच में है। समझ रहे बात? तो इस तरीके से आप इनका भी देख सकते हैं, कोई सॉलिड है, ऑलोस्फेयर है, कोई आपका खोखला गोल है, उसको लेकर आता है। तो इस तरीके का एक एक पॉइंट अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, एक एक डाउट में आपका क्लियर करने वाला हूं। पहले उस पॉइंट पे लेके चलूंगा फटाफट से। देखिए यस, ये पॉइंट आपका एग्जांपल, वर्ताकार चकती, आपका चकती ये है, ठीक है, और इसको मैं सब फुल भर देता हूं। ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास पदार्थ के भीतर स्थित होता है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल जो सब्सटेंस है उसी के सेंटर पे होता है। जबकि बट अगर अपन बात करते हैं एक रिंग है, आपका वलय, उसका सेंटर ऑफ मास, उसका द्रव्यमान केंद्र उस पदार्थ के बाहर स्थित होता है। बाहर का मतलब समझना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बाहर का मतलब है ये आपका रिंग है। अब इसका पदार्थ तो यहां पर है ना बेटा, इसका पदार्थ तो यहां पर है, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास अंदर है ना, यानी वहां पे कोई पदार्थ नहीं है, यानी पदार्थ से अलग है, साइड में, पदार्थ से बाहर है। ये मत सोचना कि बाहर का मतलब इधर कहीं ना कहीं है, नहीं, पदार्थ के अलावा है। ये इसका सब्सटेंस है, पदार्थ है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है। ये आपका रिंग है और ये आपका डिस्क चकती है। तो इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन से साइज कैसे आता है, उस आधार पे ही उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है। क्लियर है बेटा? केवल और केवल कितने बच्चों ने यहां पे परसेंट लगा दिया है? परसेंट लगा दिया है 257 स्टूडेंट। गजब का सपोर्ट है यार, मजा आ गया देख, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने लाइक्स बचा के रखिएगा, बहुत काम में आएंगे आपके सिलेक्शन होने के बाद में, ठीक है। यस, अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 3, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। क्या पॉइंट है? सममित वस्तुओं में यदि द्रव्यमान वितरण, भाई सिमेट्रिक वस्तु है कोई, एक निश्चित आकार की है, जैसे गोला है, आपने स्फीयर बोला है, आपने रिंग बोला है, आपने डिस्क बोला है, एक फिक्स पर्टिकुलर शेप, साइज, आकार आकृति। तो सममित वस्तुओं का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो द्रव्यमान केंद्रित वस्तु के ज्यामितीय केंद्र के समानुपाती होता है, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी के अलोंग आता है, उसी के अनुसार आता है। ये बात आप समझिए। जैसे मैंने कहा रिंग का जो सेंटर था वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास है, डिस्क का जो सेंटर था उसी पे उसका सेंटर ऑफ मास है। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, क्योंकि वो एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सममित है, उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक समान है। और जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो द्रव्यमान केंद्र है, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अलोंग आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। चाहे रिंग लो, चाहे आप डिस्क लो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बेटा। समझ में आ रहा है? एक बार ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। लाइक बटन के लिए नहीं बोलूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिख दें। क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है? डाउट क्लियर हो रहा है? फुल जोश के साथ, क्योंकि जोश है तो बेटा होश है, जोश नहीं है होश नहीं है, और होश नहीं है तो आप अपना टाइम बर्बाद करने आप निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, 2 4 5 साल के लिए। उसके बाद में तो अपने को क्या करना है आपको ही पता है, ठीक है। यस, पॉइंट नंबर 4, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, जरा इसको समझिए, उसके बाद में मैं इसकी बात करूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। केवल स्थानांतरीय गति में वस्तु के केंद्र की स्थिति, जो आपका जो जिसको अपन कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो पोजीशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन हो रहा है। यहां से मैंने एक बॉल था, मेरे पास एक बैट था, उसको मैंने फेंका ऐसे, बैट को ऐसे फेंका है, ठीक है, और ये यूं घूमता हुआ जा रहा है, यूं घूमता हुआ जा रहा है, और यहां तक आ गया। ये इसका सेंटर ऑफ मास आपको यहां पे नजर आया।
इसका यहां पे नजर आएगा। ये जो मोशन आपका पैराबोलिक जो पाथ दिख रहा है, पैराबोलिक पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये इस प्रकार से लगातार चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे पहुंच गया, तो बताओ ट्रांसलेटरी मोशन हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ नीचे आप देख पा रहे होंगे यहां पे, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या कह रहा है, समझिए जरा इसको, कि केवल स्थानांतरीय गति, ओनली फॉर एंड ओनली ट्रांसलेशन जो हो रहा है मोशन में, जो स्थानांतरीय गति हो रही है, उस गति में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन परिवर्तित होती है, सेंटर ऑफ मास की स्थिति चेंज होती है। जबकि अगर बात करें रोटेशनल मोशन की, यानी अगर बात करें घूर्णन गति की, जैसे मैं अगर इसकी घूर्णन गति की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पे, अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, कभी ऊपर चला गया, कभी फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है, वो मास पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेशनल मोशन करवाता हूं, अगर मैं इसको गति करवाता हूं, अगर मैं इस तरीके से इसको घुमा रहा हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कह रहा है, केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः उसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अपन इसको रोटेशनल मोशन करवाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, अगर ये घूमता हुआ जा रहा है आगे, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो भाई उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहां से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस, क्लियर है बेटा? जय हिंद, क्लियर है बेटा? बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। केवल स्थानांतरीय गति में वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन में, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। अगर आप रोटेशनल मोशन कर रहे हो तो वहां पे आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट आपका, एक एक पॉइंट से सवाल बढ़ेंगे, इनसे जब सवाल बढ़ेंगे तब नानी याद आएगी, तब देखिएगा। आज तो आपको लग रहा होगा यार इससे क्या सवाल बढ़ेगा, जब राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा तब याद आएगा एक एक पॉइंट है। अगर अभी क्लियर कर रहे हैं तो बाकी तो बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब देख ही लेंगे क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझिएगा। पॉइंट नंबर 6 को, कि यदि द्रव्यमान केंद्र, यदि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पे हो, अगर सेंटर ऑफ मास आपके ओरिजिन पे दिया हुआ हो, द्रव्यमान केंद्र आपका मूल बिंदु पे दिया हुआ हो, तो द्रव्यमान केंद्र जो सेंटर ऑफ मास है उसके परितः निकाय के समस्त कण, टोटल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस ऑफ पदार्थ जो आपको वहां पे दिया गया है, उसके द्रव्यमान केंद्रों के आघूर्णों का योग 0 हो जाएगा। अगर ओरिजिन पे रख देंगे तो भाई सिग्मा एम आर, जब आर का जो पोजीशन वेक्टर है वही आपका ओरिजिन आ गया, मूल बिंदु आ गया, तो आर का वैल्यू तो सबके लिए 0 है। जब आर का वैल्यू सबके लिए 0 है तो बेटा सिग्मा एम आर, मैं इसको एम आई आर आई लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका टोटल है, ये जो आघूर्ण है सारे जितने भी पार्टिकल है उनके लिए उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई आर आई वेक्टर बराबर 0। क्लियर है बेटा? यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गजब का पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 7, जिसपे एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल, अभी दिलो दिमाग में देखिएगा बेटा, देखिएगा सवाल को, कॉन्सेप्ट में फोकस करिएगा। यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा, फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, फिर बाद में सेंटर ऑफ मास आपका खत्म होगा, मैं आपको इक्वेशन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसी निकाय के कण जिनके द्रव्यमान क्रम से कोई सिस्टम है जिसके पार्टिकल उनके मास m1 m2 m3 mn तक जाता है, और जिनकी वेलोसिटी, इन पार्टिकल की वेलोसिटी v1 v2 v3 डॉट 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 vn तक जाता है, तो गति विवेक से गतिमान है, अगर मोशन में है तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। वी सी एम, वी वेलोसिटी, सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास, सिग्मा एम आई वी आई, याद रखिएगा, सिग्मा एम आई वी आई, एम आर नहीं है वी आई है, सिग्मा एम आई वी आई बटा सिग्मा एम आई, यानी टोटल आपका एम वी ये कह सकते हैं अपॉन में टोटल आपका एम, इसको आगे सिग्मा लगा दो चाहे इसके आगे सिग्मा लगा दो, ये आपका सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ईमानदारी के साथ में बता रहा हूं, डायरेक्ट जब सवाल आएगा ना हवा नहीं लगेगी। आज आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि इस तरीके का सवाल बनेगा, 100% बनेगा, और तोते उड़ेंगे जो बच्चे अभी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे या जिन्होंने इसका फॉर्मूला याद नहीं करके रखा हुआ है। दूसरा सवाल देखिए, सेंटर ऑफ मास के बाद में एक्सेलरेशन का, क्योंकि अब तो आगे कॉपी पेस्ट करना है हमारे को। देखिए कैसे, मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, एक निकाय के कण जिनके द्रव्यमान मास वही m1 m2 m3 और एक्सेलरेशन a1 a2 a3, देन
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का पॉइंट ए वेक्टर सेंटर ऑफ मास या एसीएम सेंटर ऑफ मास। देखिए यहाँ पे सिग्मा एम आई, देखो यहाँ पे एम आई ए आई, वहां पे पीछे एम वी था, यहाँ पे एम ए है, वहां पर भी सिग्मा एम था। फर्क केवल देखो, कॉपी पेस्ट करो एक से सारे, एक से 2 शिकार 3 शिकार 4 शिकार जितने शिकार करने करवा, लेकिन ध्यान के साथ समझने के बाद में क्या, अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो ए सी एम वेक्टर इक्वल टू सिग्मा एम आई ए आई बटा सिग्मा एम आई, सिग्मा एम आई ए आई बटा सिग्मा एम आई, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है यहां से, क्लियर है यहां से, ओके। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं बेटा, ये जुनून आपका अगर आपके अंदर भर के रखा हुआ है तो कुछ भी हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मेहनत करते रहो, जरूर आपको आपका गोल मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी कुछ बच्चों को नींद आती है, कुछ को बोरिंग लगता है, जिंदगी बोरिंग बढ़ जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा कि अपने किया क्या है अब तक, उस दिन पता चलेगा। रियलिटी उसी दिन सामने आएगी जब आपकी खुद की जिंदगी बोरिंग बढ़ जाएगी, उस दिन देखना क्या हाल होता है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन बोरिंग लगते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बोरिंग लगते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है सर जी, ये क्या, ओ वेलोसिटी, वो भी सेंटर ऑफ मास। अभी आपने क्या बताया था सर, अभी तो आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही बताया था। ये देखिए सर, तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या बता दिया आपने, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर से आ गया। यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन कब, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर अगर आर वेक्टर है, तो ध्यान देना द्रव्यमान केंद्र का वेग। एक और नया फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, सॉरी सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी का, लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको क्या दिया गया, इस बार आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है। पीछे आपको मास m1 m2 m3 था, वेलोसिटी v1 v2 v3 था, तो v सेंटर ऑफ मास बराबर सिग्मा एम आई वी आई बटा सिग्मा एम आई। याद आ रहा है, वहां पे m और v था, यहां पे आपको सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है और आपको पोजीशन वेक्टर दे रहा है। जब न्यूमेरिकल आएंगे, जब न्यूमेरिकल से सामना होगा तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनेगा इसका। ध्यान दें, आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, तो कॉपी पेस्ट करो, चिपका दो इधर, बस थोड़ा सा समझ लो, अपने आप याद आएगा जब क्वेश्चन आएगा। क्या, v सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये आपका पोजीशन वेक्टर मैंने एज इट इज याद करवाया था आपको अभी पीछे की क्लास में। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn बटा m1 m2 m3 mn तक, ये आपका r वेक्टर है। ये टोटल आपका r वेक्टर का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। कंपैरिजन हो रहा है बेटा, कंपैरिजन हो रहा है पोजीशन वेक्टर में, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। ओके, बहुत अच्छे। देखिए इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र का त्वरण एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ओहो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM अपॉन dt, VCM का वैल्यू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। सर पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स कॉपी है, हाँ बस थोड़ा समझ लो आप। चलो r का वैल्यू, चलो पुट की r का वैल्यू, खत्म बात, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और ये r का वैल्यू आपका। तो अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो इसको इस तरीके से कॉपी प्लस इसको कर सकते हैं, नया कुछ नहीं है। अगर ये चीज आपको आती है तो आगे की कहानी आप पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है। थोड़ा सा आगे चलता हूं, देखिए, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक सवाल याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, वो मैंने प्रैक्टिस करवाया है। क्या सवाल है समझिए, किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम पर एप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, आरोपित बाह्य बल, आइसोलेटेड सिस्टम पर अगर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, तो अगर अपन किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर अपन यहां पे 0 ले लें तो क्या होगा, तो सर होगा वो जो मंजूर खुदा होगा, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। देखिए क्या हो रहा है, एम v अपॉन डी टी, एम कॉन्स्टेंट लिया, dv अपॉन डी टी, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, f का वैल्यू 0 पुट किया, बराबर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वो चला गया उधर, v सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, यहीं से बनेगा
टोटल जहर सवाल मैं बताऊंगा, अभी आपको बात करूंगा। सेंटर ऑफ मास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स है वो जीरो है। एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि मतलब स्वतंत्र रूप से एक बम गिराया जाता है, एक मतलब बड़ा गोला गिराया जाता है बम के रूप में, और वो कुछ दूरी पर गिरने के बाद में दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, जिसका जैसे अपने कहे कि एक मतलब 5 kg का था, एक 3 kg का, एक 2 kg का है। तो आप मुझे बताओ कि उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होगा? तो हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो नियत रहेगा, क्योंकि उस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स यहां पे आपका जीरो है। जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बहुत ही गजब का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां से क्लियर है? ओके, देखो बेटा, जब कमेंट में रिक्वायरमेंट हो आपको कमेंट करने की तभी कमेंट करें, अदरवाइज कमेंट पे अपना टाइम वेस्ट ना करें बेटा। अपने टाइम को समझना, जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मौका है अभी, समझो अपने टाइम का इंपॉर्टेंस, क्लास पे फोकस करो, कमेंट में नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। अतः किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र, किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान वेग से आइसोलेटेड सिस्टम का क्या सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, रेखीय गति करता है। कब? अगर अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। क्यों स्ट्रेट करेगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में एक सवाल आपको यहां पर और मिल जाएगा, ठीक है। यस, आगे चले बेटा, सवाल आपके सामने आ गया, फटाफट से एक बार सोल्व करें, जल्दी से एक बार इसको सोल्व करें, सवाल को समझ लें। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है। उनके बीच की दूरी को किस अनुपात में विभक्त करता है? दो पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास ये मान लो आपका m1 है और ये आपका m2 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं पर भी आता है, ये सेंटर ऑफ मास मान लो आप, सेंटर ऑफ मास वो उनसे दूरी, जैसे इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, तो किस प्रकार उसको विभक्त करता है, यहाँ पे इसको बोला गया डिवाइड करता है। यहाँ पे बोला गया है कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मास स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के वर्ग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, मास के इनवर्स में आएगा या मास के प्रोपोर्शनली आएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, जल्दी सॉल्व करें बेटा, शाबाश। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। डी आ रहा आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गजब, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, शाबाश, ओके, सब डी लगा देंगे, वाह, वेरी गुड, गजब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, सब डी लगा दो, सब डी लगा दो, बस अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सब डी लगा दो तुम, बहुत अच्छे। सर्क्यूलेशन कराओ, हो गई टाइम टाइम फिश, निकल गई हवा। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो कंडीशन आपको दिया गया है m1 r1 बराबर m2 r2, ठीक है। अगर मैं इसे अनुपात लेता हूँ इसका m1 बटा m2 बराबर r2 बटा r2 बटा r1 आएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ एम आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ में, देन मैं कहूंगा कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m मास। तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आएगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑप्शन सी में आएगा, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सवालों को रटोगे, जब सवालों से सामना होगा ना तो पता चलेगा। भूत होता है, मानते नहीं है, लेकिन जिस दिन भूत से सामना होगा उस दिन पता चलेगा कितना पसीना आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जब सवालों से सामना करेगा तो पता चलेगा। सवालों का सामना बोले तो टॉपिक वाइज रिवीजन,
टॉपिक वाइज रिवीजन हमने स्टार्ट कर रखा है इसी सिलेक्शन बेच, ये हमारी जो क्लास है इसी सिलेक्शन बेच की हमने प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करके रखी हुई है और ये प्रैक्टिस क्लास आज नंबर 5 होगी। प्रैक्टिस क्लास नंबर 5, पहली क्लास, दूसरी क्लास यूनिट एंड डायमेंशन, तीसरी क्लास, चौथी क्लास स्केलर एंड वेक्टर, आज है 5वीं क्लास। काइनेमेटिक्स, 1D मोशन, अपवर्ड मोशन जो आपका वर्टिकल मोशन जिसके लिए अपन बात यहां पे करते हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन, आज 25 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है, ये हमारी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती है डेली 2 PM पे। ये प्रैक्टिस प्लस क्लास है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, 2 PM पे क्लास होगी। ये क्लास फ्री होती है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है और जिनको नहीं पता है अनअकैडमी पे जाएं, मुझे फॉलो करें और वहां पे ये 2 PM की क्लास, सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट नंबर 1 ट्रेंडिंग क्लास सुबह 8 बजे होती है अनअकैडमी की, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे, बात करने जा रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग। जड़त्व आघूर्ण की परमेय, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक आपका पैरेलल आएगा, एक परपेंडिकुलर थ्योरम आएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको थ्योरम की बात करूंगा क्योंकि अपने को उस थ्योरम से मतलब नहीं है, उस थ्योरम का यूज होगा फॉर्मूले में हमारे को डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें फॉर्मूला याद करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे करने की जरूरत नहीं है। पहला आपका है लंबोत अक्षों की परमेय। लंबोत अक्षों की परमेय में जैसे मान लीजिए ये जेड है और मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं और ये आपका जेड डैश है, ये एक्स है और ये आपका इधर हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये वाई है और इसका इधर हो जाएगा आपका वाई डैश। तो अगर जेड डैश अक्ष के सापेक्ष आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जेड डैश अक्ष के सापेक्ष अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जो बाकी जो दो अक्ष हैं उनके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल कर दो। यही बात यहां पे बताई जा रही है, आप नोट्स में नोट कर सकते हैं कि इसके अनुसार किसी समतल पटल, इसके पटल के लंबवत किसी अक्ष OZ के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान पटल के तल में स्थित दो परस्पर परपेंडिकुलर जो अक्ष है, एक O अक्ष और एक आपका OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग सम के बराबर होता है, जबकि अभिलंब अक्ष OZ दोनों तलों के लंबवत अक्ष OX और Y के कटान बिंदु से गुजरे। तो फॉर्मूला आपके सामने है, मैं यहाँ पे ये लिख के बता सकता हूं आपको। इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I Z डैश तो बराबर x एक्स के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश और अगर y एक्स के सापेक्ष निकालना है तो y डैश। तो इन जो दो परपेंडिकुलर अक्ष बच गई उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस अक्ष z डैश अक्ष के बराबर होगा। इसे लंबवत अक्षों की परमेय कहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की इस पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से कोई सवाल खास बनता नहीं है। आगे बात करते हैं, ये प्रमेय केवल जो आपका प्लेन है, प्लेन जो आपका तल है उसमें रहेगा, समतल जो तल होगा उसी के लिए वैलिड होगा, उसी के लिए काम करेगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा आता है आपका पैरेलल, जो आपके अक्ष है, समांतर अक्ष है, उनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, पैरेलल अक्षों की बात कर रहे हैं, समांतर अक्षों की प्रमेय की बात करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो जो पैरेलल एक्सेस है उसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो अक्ष आपको नजर आ रही है, एक एक्स डैश और एक ए डैश, ठीक है। तो यहां पे बताया क्या जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है बेटा, ये एक बड़ा सा कोई सिस्टम है, कोई पदार्थ है, कोई निकाय है और ये इसका रोटेशनल अक्ष है जिसके सापेक्ष ये घूम रहा है। तो उस रोटेशनल अक्ष के सापेक्ष जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने जा रहे हैं रोटेशनल अक्ष के सापेक्ष I x जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं रोटेशनल अक्ष के सापेक्ष, तो उसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा I x डैश बराबर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के लिए प्लस उस सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये मान लो दूरी कितना है d और इसका मास कितना ले लिया आपने m, तो ये m d स्क्वायर। ये आपका पैरेलल अक्षों की प्रमेय जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पैरेलल अक्षों की प्रमेय जिसको आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं। समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की किसी अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके द्रव्यमान केंद्र से पारित समांतर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यहां से जड़त्व आघूर्ण आपका वो I सेंटर ऑफ मास और उसके बाद में वस्तु के द्रव्यमान मास यानी m और
अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दूरी डी का स्क्वायर एम डी स्क्वायर हो गया और आई सी एम हो गया। ये फॉर्मूला आपका आई एक्स अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आई सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का प्लस उसकी मास और सेंटर ऑफ मास की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की दूरी, उसका वर्ग का गुणनफल और उनका टोटल कर देंगे। अब भाई इसको डायरेक्ट आपको कोई पूछेगा नहीं, छोड़ो, अगर पूछ भी लेता तो याद रख लेना है। और इनका जो यूज होता है वो होता है इनके डेरिवेशन में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इनकी डेरिवेशन में इसका यूज होता है। और यहां से शुरुआत होती है उस पॉइंट की जहां से डायरेक्ट फॉर्मूले, जहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, पहले इन पे डिस्कस करूंगा। जैसे ही यहां पे कोई डाउट बनेगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहां पर वापस लेके आऊंगा आपको। तो कुछ नियमित आकार के पिंडों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आपने एग्जाम दिए तो आपको पता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, इवन डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया लास्ट एग्जाम में, ठीक है। तो उसी दौरान सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शेप ऑफ बॉडी, वस्तु का आकार, और उसमें सबसे पहले जो बॉडी है वो आपका है वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग, और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके सापेक्ष अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो है केंद्र से पारित व तल के लंबवत अक्ष, जो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखो बेटा, ये आपका एक रिंग नजर आ रहा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। मेरे पास एक रिंग है जिसको आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और ये रिंग है, और ये आपको इस तरीके से मैं इसको दिखा सकता हूं, ये इसका रोटेशनल अक्ष है बिल्कुल बीच में। अगर आप ऐसे देखोगे तो इसको देख सकते हैं। यही कहानी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। ये आपका एक रिंग है, एक वलय है, और ये इसका अक्ष है जहां से ये गुजर रही है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो डायरेक्ट याद रखें एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। डाउट क्लियर हो बेटा? पहला वाला सेंटर से केंद्र से गुजरने वाला, ये देखो बेटा इसका सेंटर है ये वाला, और सेंटर से गुजर रहा है। और एक चीज और, ये जो प्लेन है, ये जो तल है इसका रिंग का, बताओ उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सब बिल्कुल परपेंडिकुलर तो है। तो बस वही चीज मैंने बोला, क्या सेंटर से गुजरने वाला और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो अक्ष है उसके सापेक्ष में, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, चलो दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है समझना जरा ध्यान से। यहाँ पे बहुत तगड़ा डाउट होता है और वो डाउट को ही आपको क्लियर करना है। रट्टा मारना तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन इसका जो डाउट है कि कौन सा सवाल कैसे पूछ रहा है उसको समझना है। नंबर 2, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? अबाउट इट्स डायमीटर इन इट्स ओवल प्लेन। क्या कह रहे हैं? इसके खुद के व्यास के सापेक्ष या केंद्र से परितय व तल में। अब समझ में आया? पहली वाली जो कंडीशन थी ये वो इस प्रकार से थी, प्लेन के लंबवत सेंटर से इस प्रकार से। लेकिन अब क्या है? अब जरा देखो, ये तो आपकी रिंग है और ये उसका डायमीटर है, ये उसका व्यास है, ऐसे रखा हुआ। समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है ऐसे रखा हुआ। ये ऐसी कंडीशन बन रही है जो यहां पर आप बन रही है। देखो ये रिंग ऐसे रखी हुई है और डायमीटर से गुजर रहा है और प्लेन है, तल में है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन की दिशा में रखा हुआ है, इस प्रकार से प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ये आपका रिंग है और ये आपने इसको अक्ष को रख दिया इसके ऊपर है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एम आर स्क्वायर बाई 2 ये आपका परपेंडिकुलर सेंटर से गुजर रहा है एम आर स्क्वायर, और ये उसके परपेंडिकुलर 1/2 एम आर स्क्वायर। थोड़ा आगे चलूंगा, देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपका बनता है जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तीसरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। तल के लंबवत अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ओवन प्लेन। तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के परित है। ये देखिए ये आपका प्लेन है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन सेंटर पे नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके टेंजेंट स्पर्श रेखा। सर जी प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के पैरेलल? हाँ, ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन के पैरेलल है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, देख लो आप, और ये उसके पैरेलल है, अभी बताऊंगा मैं। तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर हो और साइड में यहाँ पे इधर से किनारे पे हो,
तो बेटा 2mr स्क्वायर, ये बेटा 2mr स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, अबाउट इफ टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ओवन प्लेन, तल में स्थित स्पर्शरेखीय अक्ष के परितः, तल में स्थित प्लेन में, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में स्थित है, उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले अगर अपन बात की यहाँ पे अपने बेटा केंद्र से गुजरता है mr स्क्वायर, अगर उसके तल में रखता है 1/2 mr स्क्वायर, उसके बाद में अगर साइड में स्पर्श रेखीय होता है तो 2mr स्क्वायर, और अगर उसी स्पर्श रेखा को प्लेन में रख देते हैं, अगर उसी स्पर्श रेखा को प्लेन में रख देते हैं तो 3/2 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर सेंटर से, ठीक है, प्लेन में mr स्क्वायर बाई 2, उसके बाद में तल के परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा 2mr स्क्वायर और प्लेन के समांतर स्पर्श रेखा 3/2 mr स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब नंबर आता है 2, दूसरा बॉडी कौन सा है, डिस्क चकती। पीछे क्या था सर, पीछे रिंग था, अब क्या है, अब यहाँ पर आपका डिस्क, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्क। ठीक है, हाउ द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन, हाउ द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन। ऑल स्टूडेंट जो क्लास में यहाँ पर अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं और जो यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, वो बच्चे जरूर पर्जन लगा देना अपनी। ठीक है, और जिन्होंने पर्जन लगा दिए बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 आता है बेटा डिस्क है, सेम कॉपी पेस्ट करूंगा मैं सारी प्रॉपर्टी पीछे वाली। कैसे, नंबर 1 पहला पॉइंट, केंद्र से पारित व तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, केंद्र से पारित प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे कंडीशन रिंग में भी आई थी। ये डिस्क है, ये चकती है, देखो, और ये उसका सेंटर से गुजर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी था, कंफ्यूजन तो यही है, और जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आग लग जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन में। ये रिंग में कहां पे था, ये रिंग में था जब उसको ऐसे प्लेन में रखा था हमने, जब प्लेन में रखा था ना उसको ऐसे, तब था mr स्क्वायर बाई 2, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है mr स्क्वायर बाई 2। अच्छा जी, वो क्या बात है, गजब का कंपैरिजन है। अगर डिस्क में अगर प्लेन में रखेंगे अगर डिस्क को, तो उसका mr स्क्वायर बाई 2 था, और यहाँ पे उसका mr स्क्वायर बाई 4 है। क्या बात है, ये तो एक कदम आगे चल रहा है। यस, उसका mr स्क्वायर बाई 2 था, इसका mr स्क्वायर बाई 4 है, इसका उसका mr स्क्वायर था परपेंडिकुलर में, इसका mr स्क्वायर बाई 2 है। समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट 1 बाय 1। ये दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्र से पारित तल व तल में स्थित अक्ष, तल में स्थित प्लेन में स्थित जो अक्ष है उसके लिए mr स्क्वायर बाई 4 जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट देखो, जो प्लेन है उसका टेंजेंट स्पर्श रेखा, देखो क्या कह रहा है, तल में स्पर्श रेखा, प्लेन में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष से 5/4 mr स्क्वायर। याद रखना डिस्क है बेटा, डिस्क है, ठीक है, स्पर्श रेखा है लेकिन तल में है, ये स्पर्श रेखा है लेकिन परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये स्पर्श रेखा तल में, ये स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर प्लेन के। ये 5/4 mr स्क्वायर और ये 3/2 mr स्क्वायर। ये देख सकते हैं आप, तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट है और स्पर्श रेखा है। ठीक है, यस, क्लियर बेटा। यहां से आगे चले, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा, पहला आपका रिंग, दूसरा आपका डिस्क चकती, और तीसरा आपका देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, सिलेंडर बेलन। लेकिन पहला बेलन है बेटा आपका खोखला। मैंने बेलन के एक 2 ही फॉर्मूले लिखवाए, जो चांसेस है कि बन जाए सवाल, तो मैंने लिखवा दिए 2 ही फॉर्मूले। खोखले गोले के लिए ये जो अक्ष है, ये अक्ष है, उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल mr स्क्वायर। याद रखना mr स्क्वायर, खोखला बेलन। सर सेम कॉपी पेस्ट है किसका, रिंग का। अरे ये बेलन खोखला है तो ये तो बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ है। अरे सर जी अब समझ में आया, यानी तो वही फॉर्मूला है। हाँ, इसीलिए तो हमने इसको लिया है। यानी अगर ये सिलेंडर खोखला है, बेलन खोखला है, तो ये तो सेम रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, वही आपका mr स्क्वायर, बस तो वही फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं है। याद रखना, केंद्र से गुजरता है। अगला नंबर 4, सॉलिड सिलेंडर। ओहो सर जी, सिलेंडर तो है लेकिन ठोस है। बिल्कुल, सिलेंडर तो है लेकिन ठोस है, सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन है।
उस सॉलिड सिलेंडर के लिए मास, रेडियस और लेंथ आ गया, ठीक है। ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष केंद्र से गुजरने वाले पारित अक्ष के समांतर, ये देखिए यहाँ पे mr²/2। सर जी ये तो वही मजाक है, ये सिलेंडर सॉलिड है तो ये तो डिस्क बन गया, चक्ति बन गया सर। ये डिस्क आपका, और इस डिस्क के ये सेंटर से गुजर रहा था, तो सर जी वो तो mr²/2 था, तो ये भी तो वही है। यानी सॉलिड सिलेंडर डिस्क यानी चक्ति, होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन यानी रिंग। रिंग के लिए mr² और डिस्क के लिए mr²/2। ये दो ही फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए जिनसे सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, आपको तैयार रखना है। अब आती है बारी भाई साहब किसकी, सॉलिड स्फेरिकल यानी सिलेंडर के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे, सॉलिड स्फेयर की यानी गोले की। और गोले को लेकर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। पहला सॉलिड स्फेयर है, उसके केंद्र से गुजरने वाला पारित अक्ष और व्यास के समांतर, केंद्र से गुजरता है और व्यास के पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है। 2/5 mr², 2/5 mr², याद रखेगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट स्पर्श रेखीय अक्ष, टेंजेंशियल अक्ष है, ये देखो ये स्पर्श रेखा, ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, और ये स्पर्श रेखा 7/5 mr²। सर जी हमारे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, एक बार बता दो, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर मैं बताता हूँ आपको, सब्र रखिए, ध्यान दीजिए। अब आता आपका पतला गोलीय कोष, खोखला गोला, होलो स्फेयर, और उसमें देखिए पहला आपका अक्ष के पारित अक्ष और व्यास के सापेक्ष। ये बेटा अक्ष के पारित अक्ष और व्यास के सापेक्ष 2/3 mr², और इसमें क्या था 2/5। सॉलिड में 2/5 2/5 mr², और इसमें 2/3 mr²। अच्छा जी, स्पर्श रेखीय केंद्र के सापेक्ष स्पर्श रेखा के अक्ष में ये रहा 5/3 mr², और इसमें कितना था, इसमें था आपका 7/5 mr², 7/5, और इसमें कितना आया 5/3, ठीक है। यहाँ पे कितना था 7/5, और यहाँ पे कितना है 5/3। ये होलो स्फेयर है और वो सॉलिड स्फेयर था। आगे देखिए, लास्ट में आपका एक पतली रोड है, छड़ लिया गया है, और उसकी लेंथ जो विड्थ है उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, और उसको समझिए लंबाई के द्रव्यमान केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत। ये बेटा ये लेंथ है, और इसकी लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। याद रखना, सवाल बन सकता है। लेंथ के परपेंडिकुलर ml²/12 है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एक सिरे से गुजरने वाले अक्ष के लंबवत, एक सिरे से इधर लंबवत ले लो या इधर लंबवत ले लो, उसका 4 का भाग लगा देंगे, सॉरी 4 से गुणा कर देंगे, ml²/3। ये ml²/12 है, ये ml²/3, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। अब मैं आपको इस डायग्राम पे लेके आऊंगा वापस से, ये डायग्राम आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। ये देखो आपका डिस्क का सेंटर के सापेक्ष 1/2 आपका, ठीक है, ये 1/2 यहाँ पे हो गया, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था। ओके, एक सेकेंड, यस, ये यहाँ पे 1/2 mr² हो गया, यहाँ पे mr² हो गया। ये रिंग है, ये डिस्क है, ये आपका 2/5 mr², यहाँ पे 2/3 mr²। ये देखो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, तो 1/12 ml², या ml²/12। ये एक अक्ष के सापेक्ष गुजर रहा है, तो 1/3 या ml²/3 आप याद कर सकते हैं। ये विजुअल इफेक्ट के साथ में इस डायग्राम को मैंने कल भी बताया था और आपको आज भी बता दिया है। बताओ क्लियर है? यहाँ से बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तब भी दूर होगा जब आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, इनका यूज करोगे न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करने में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल थे, ऐसे न्यूमेरिकल और भी, सॉरी फॉर्मूले और भी बहुत सारे हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे, डाउट्स आपने क्लियर किए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, इन सब का। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 2 बजे। ये 2 बजे वाली जो क्लास है उसको भूल मत जाना। टॉपिक वाइज रिवीजन में आज हम काइनेमेटिक्स की पहली क्लास करेंगे, यानी यहाँ पे 1D मोशन के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। जबरदस्त प्रैक्टिस होती है सुबह 8 बजे, 2 बजे और 4 बजे। 4 बजे फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होता है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।